हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 15 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों, 74वें स्वतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत कोटि कोटि शुभकामनाएं। 15 अगस्त के लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। क्यों मनाया जाता है? लोगों को जागरूक करने के लिए, डेथ होने के बाद अंगों का दान करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो मित्रों, आप जो अगस्त के मैंने करंट जीके के वीडियो में जो भी डे बताए हैं, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, एक बार उसको एक साथ में लिखते रहना, लिखते जाना, और आपका हर महीने का एक वो पीडीएफ बन जाएगा कि इस महीने में ये डे आते हैं, इस महीने में ये डे आते हैं। तो आगे जब भविष्य में आप पढ़ोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। वो याद रखना, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अगले स्तर से अपने खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? ऐसी योजना लेके आ रहा है, शिक्षा बोर्ड खुद का बना रहा है। वो नई दिल्ली सरकार ने घोषणा की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये घोषणा करके बताया कि हम अगले स्तर से अपने खुद का शिक्षा बोर्ड बना रहे हैं, स्थापित करेंगे, और वो शिक्षा बोर्ड सतत मूल्यांकन पर, सतत लर्निंग पर काम करेगा। मुख्यतः वो 99% सतत मूल्यांकन पर वो काम करेगा शिक्षा बोर्ड। तो ऐसी पहल दिल्ली सरकार लेके आ रही है। जब दिल्ली की बात करोगे दोस्तों, दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य केंद्र शासित है जहां पर प्लाज्मा बैंक खोला गया था। कोविड-19 के इलाज के लिए जो प्लाज्मा बैंक खोला गया था, वो सबसे पहले कहां पर खोला गया था? दिल्ली में खोला गया था। मित्रों, दिल्ली में देश का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा खोला गया था। ईवी चार्जिंग प्लाजा सबसे पहले कहां पर खोला गया था? दिल्ली में खोला गया था। दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की गई थी। घर घर राशन पहुंचाना दिल्ली सरकार ने अपना कर्तव्य माना था। और अभी दिल्ली सरकार ने सुगंधित जो तंबाकू उत्पाद हैं उन पर रोक लगा दी दिल्ली सरकार ने। तो खूब सारी योजनाएं दिल्ली की हैं। तो आप दोस्तों देखना, इसको समझना, आप इनको लिख के याद करना। जो मैं बताता हूं उनको भी लिखो और जो पीडीएफ में उनको भी देखो। दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका डेमोक्रेट्स पार्टी में भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना गया है? कमला हैरिस नाम की महिला है, भारतीय मूल की महिला। उसकी माताजी अपने तमिलनाडु के चेन्नई की रहने वाली थी। तो इनको अभी अमेरिका में डेमोक्रेट्स जो पार्टी के जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार है बाइडेन, इन्होंने अपना उपराष्ट्रपति चुना है। मतलब ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय मूल की कोई महिला अमेरिका में जाके उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुनी गई हो। अब देखो, अमेरिका में दो पार्टियां चलती हैं, एक तो डेमोक्रेट्स पार्टी और एक रिपब्लिक पार्टी चलती है। रिपब्लिक पार्टी, डेमोक्रेट्स पार्टी का जो आइकन है वो गधा है, और रिपब्लिक पार्टी जो ट्रंप वाली पार्टी है उसका जो आइकन है वो हाथी, एलिफेंट है। याद रखना, ये भी कई बार पूछा जाता है। पीछे भी पूछा गया था, ट्रंप कौन सी पार्टी से, ओबामा कौन सी पार्टी से है। अभी वहाँ पर दो पार्टियाँ चलती है, डेमोक्रेट्स पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। तो डेमोक्रेट्स पार्टी का जो आइकन है वो तो गधा है, डंकी है, और जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका जो आइकन है वो एलिफेंट है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं और डेमोक्रेट्स पार्टी से जो राष्ट्रपति बाइडेन है। नवंबर में चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में। तो बताया जा रहा है कि बाइडेन की 100% जीत हो रही है वहाँ पर। अगले राष्ट्रपति वही हो सकते हैं, ट्रंप की नहीं है वहाँ पर जीत। तो बाइडेन ने अपना जो उपराष्ट्रपति चुना है वो इस महिला को चुना, कमला हैरिस को चुना गया, भारतीय मूल की रहने वाली है। इसकी खूब सारी बातें हैं दोस्तों, न्यूज़पेपर में डेली आती है, आप पढ़ते हो तब तो न्यूज़पेपर, वैसे नहीं न्यूज़पेपर वैसे पढ़ लिया करो। मोबाइल में दैनिक भास्कर ऐप डाउनलोड करो और दैनिक भास्कर ऐप में डेली का न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो मोबाइल में। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना हाल ही में कर्नाटक में की जाएगी।
दोस्तों, कर्नाटक में ऐसी संस्था की स्थापना की जा रही है जहां पर मूल्यों की निगरानी हो और संसाधन इकाई जो मैन्युफैक्चरिंग है, कच्चा माल है, उसकी इकाई स्थापित की जा रही है कर्नाटक के अंतर्गत। कर्नाटक राजधानी मंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को। कंप्यूटर सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को। भारत के उद्यानों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के गवर्नर बज्जूभाई बाला हैं। दोस्तों, कल परसों मैंने बताया था कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग वाले बच्चों के लिए, युवाओं के लिए गेट सेट गो कार्यक्रम लॉन्च किया था। गेट सेट गो कार्यक्रम। कर्नाटक सरकार ने प्राकृतिक आपदा का पहला पता करने के लिए इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था, मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघ संदेश ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया था? कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया था। कर्नाटक में ही भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? हुबली में बनाया जा रहा है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बनाया जा रहा है। अभी तक तो गोरखपुर है सबसे लंबा, 1.324 किलोमीटर है गोरखपुर प्लेटफॉर्म। अभी बनाया जा रहा है हुबली, कर्नाटक में बनाया जा रहा है। हुबली प्रसिद्ध भी है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली कर्नाटक है और हुबली में देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और कर्नाटक की जब चर्चा करोगे दोस्तों, कर्नाटक का एक नृत्य प्रसिद्ध है, यक्षगान नृत्य। यक्षगण नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कर्नाटक का प्रसिद्ध है। अच्छा, कर्नाटक के 2 बांध याद रखना दोस्तों। एक बांध का नाम है अलमाटी बांध, लिख लेना आप, आराम से नोट कर लेना। अलमाटी बांध कर्नाटक में किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में है, अलमाटी बांध। और एक कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध ये किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है। और कावेरी नदी पर कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। एक जिला कुर्ग जिला है। और कुर्ग केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्था कुर्ग कर्नाटक में है। याद रखना, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्था कुर्ग कर्नाटक में है। भारत में कौवे का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। और कौवे से क्या बनती है? कॉफी बनती है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्था कुर्ग कर्नाटक में है। और कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। और कावेरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र है, उस बहाव क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। दक्षिणी भारत के चावल का कटोरा कावेरी नदी के प्रवाह को कहा जाता है। कावेरी जल विवाद भी है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद भी है। तो इतनी सारी बातें दोस्तों कर्नाटक से आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखना, बांध याद रखना। आपको पूछा जाएगा कृष्णराज सागर, नाम से तो कृष्णा पर लगता है, कृष्ण है तो, लेकिन ये बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और एक अलमाटी बांध है, वो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है? हाल ही में एक योजना, अमृत योजना, इस योजना के तहत इंडिया के जो राज्य हैं उनकी रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन आया? ओडिशा प्रथम स्थान पे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्थान पे ओडिशा है। दूसरे स्थान पे चंडीगढ़ है। बदली बदली सी लागत, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है। और तीसरे नंबर पे है तेलंगाना। ये टॉप 3 हैं। प्रथम पे ओडिशा, दूसरे पे चंडीगढ़, तीसरे पे तेलंगाना। अब रैंकिंग जारी किस लिए की गई? अमृत योजना नाम से आपको पता चलता है। अमृत योजना मतलब शुद्ध पेयजल वाले राज्यों में सीवर लाइन की अच्छी जो सिटिंग मैनेजमेंट है, सीवर लाइन बिछाई गई है। जहाँ पर स्वच्छता के मामले में, शुद्धता के मामले में जो राज्य हैं
इनको रैंकिंग में रखा गया था। और इन बातों के अंतर्गत उड़ीसा प्रथम स्थान पे, चंडीगढ़ दूसरे स्थान पे, तेलंगाना तीसरे स्थान पे है। तो अभी हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई थी। मित्रों, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों की सहायता देने की घोषणा की थी? अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी ये घोषणा कि जो बिहार में, असम में जो बाढ़ से लोग प्रभावित हुए थे और जहाँ पर मानसून से ज़्यादा हानि हुई थी, केरल में कहीं पर भी हो रही है, इंडिया के किसी कोने पर भूस्खलन के कारण, तो वहाँ पर यूएनओ है वो भारत के उस समुदायों की सहायता करने के लिए आगे आया है और कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे। बात करो संयुक्त राष्ट्र संघ की, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इस यूएनओ की स्थापना हुई, इसलिए 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में आपको बताऊं, द्वितीय महायुद्ध जब खत्म हुआ था 15 अगस्त 1945 को द्वितीय महायुद्ध खत्म हुआ था। उससे पहले जापान हार मान ली थी 15 अगस्त 1945 को जापान ने। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को नष्ट किया। उसके बाद 15 अगस्त को जापान ने हार मान ली। तो 1942 के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, इन देशों ने मिलकर के एक योजना बनाई कि क्यों ना इस प्रकार से एक संगठन की स्थापना की जाए जो सारे देशों में भाईचारे की भावना रखेगा, प्रेम की भावना रखेगा। मित्रों, द्वितीय महायुद्ध से पहले जो पहला महायुद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच, प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। आपको याद होगा तो राष्ट्रसंघ की स्थापना अमेरिका के सहयोग से हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में रखा गया था। लेकिन अमेरिका की संसद ने राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने से इनकार कर दिया अमेरिका को। तो दुनिया को लगने लग गया कि यह राष्ट्रसंघ एक दिन टूटेगा और 1939 में जाकर के राष्ट्रसंघ टूट गया और द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया था। उसके बाद अमेरिका ने यह योजना बनाई कि राष्ट्रसंघ नहीं, एक दूसरा संगठन बनाएंगे, उसका नाम रखा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ। 3 चार्टर सम्मेलन हुए थे। उन चार्टर सम्मेलनों के तहत रसिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन देशों ने मिलकर के और संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया। और उसके बाद आज यूएनओ के 193 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। और 193 सदस्य देश दक्षिण सूडान है, अफ्रीका महाद्वीप का है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुतेरस है। एंटोनियो गुतेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। यूएनओ के 6 अंग होते हैं, जिसमें महासभा होती है, बड़ी होती है। महासभा में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी होते हैं। तो खूब सारी इनकी बातें हैं। इनका एक अंग महासभा भी है और एक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद भी है एक। खूब सारी इसकी डिटेल है। जब आप यूएनओ को पढ़ोगे तो खूब सारी इसकी जानकारी आपके पास मिलेगी। किस किस प्रकार से देशों ने हस्ताक्षर किए, भारत ने कब किए। शुरुआत में जब स्थापना हुई तो 51 देशों ने, 50 देशों ने कर दिए थे। 50 देशों में भारत शामिल था। 51वां देश पोलैंड था। अब 193वां देश इसके सदस्य हो चुके हैं। तो इतनी सारी बातें याद रखना यूएनओ से। अगला, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन खेल मंत्रालय ने घोषणा की है। खेल मंत्रालय ने अभी 15 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में ये फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है। लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ये 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच में ये फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। मतलब लोगों को जागरूक किया जाएगा, फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा इस फ्रीडम रन के दौरान। लेकिन ये कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इस लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत किया जाएगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू जी हैं, भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू जी हैं। अगली बात करें, हाल ही में राधा भाटिया की किस पुस्तक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उस पुस्तक का नाम है लस्सी। मित्रों, आपको कुछ अचंभित लग रहा होगा कि
कि लस्सी कोई पुस्तक का नाम हो सकता है क्या? इस राधा भाटिया की योजना ये है कि आने वाली जो जनरेशन है उसको परंपरागत भोजन से अवगत कराया जाए, क्योंकि आने वाली जनरेशन परंपरागत भोजन को भूल चुकी है। भाई आप ये मान के चलो, जो नई पीढ़ी की जो लड़कियां आ रही है, युवा पीढ़ी की लड़कियां आ रही है, वो बहू बनेगी तो उसको बाजरे की रोटी बनानी नहीं आती है, उसको राबड़ी बनानी नहीं आती है, मतलब वो परंपरागत भोजन को भूल रही है। और ये राधा भाटिया है, ये आज नई पीढ़ी की जनरेशन को परंपरागत भोजन से अवगत कराने के लिए कार्य कर रही है। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि आज के युवा शक्ति को परंपरागत भोजन के बारे में, परंपरागत खान पान के बारे में जानकारी मिलेगी, तो ये फास्ट फूड को छोड़ करके परंपरागत की ओर बढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज प्रधानमंत्री जी का आपने लाल किले से भाषण भी सुना होगा, लोकल फॉर वोकल, मतलब आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए परंपरागत चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। खूब सारी उनकी बातें, आप प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनना, आपको खूब सारा जानकारी मिलेगी। उसके कई कई योजनाएं हैं, उसमें एक ये भी योजना है दोस्तों, जिसने एनसीसी की है उसको एनसीसी का सर्टिफिकेट मिला है, उसको अब भारत सरकार है वो समुद्री तटों पर तैनात करेगी एनसीसी के कैंडिडेट को। उसको नेवी है, एयरफोर्स है, थल सेना है, वो उनको ट्रेंड करेगी और उसके बाद एनसीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पर तैनात करेगी। जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, बी है, जो भी है, उनको वहाँ पर तैनात करेगी। अगला है, हाल ही में किस राज्य के 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर किया है? अभी गुजरात सरकार ने किया है। 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर किया है। गुजरात के अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर का नाम किया है, एक तो सुषमा स्वराज के नाम पर, एक जेटली के नाम पर। गुजरात की बात करोगे, राजधानी गांधीनगर है, साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर स्थित है। और गुजरात के सीएम हैं वो विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। गुजरात के बारे में कल ही मैंने बताया था, सुजलाम सफलाम जल संचय योजना है, वहाँ पर सोलर ऊर्जा के मामले में गुजरात भारत में प्रथम स्थान पर है। सोलर ऊर्जा उत्पादन करने में गुजरात देश में प्रथम स्थान पर है। और गुजरात की पुलिस वो दुनिया भारत की पहली पुलिस बनी है जिसके बाद टेजर गन है, टेजर गन वाली पुलिस गुजरात की पुलिस बनी है। तो मैंने कल भी इनके बारे में जानकारी दी थी और आज भी दे रहा हूँ दोस्तों, याद रखना। गिरी नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 तक कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? ये दिल्ली सरकार की पहल है, बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मध्यम तबके के लोग हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो सरकार, दिल्ली सरकार ने ये पहल की, जो रेहड़ी वाले हैं, जो पटरी पर रह रहे हैं, उनको अपना कार्य दोबारा शुरू करने के लिए 20,000 रुपये तक का कर्ज देने की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बहुत अच्छी पहल है, जो गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है दिल्ली सरकार। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।